Good morning, students. Today we will start our next topic, that is monetary incentive. हमारा मोटिवेशन वाला चैप्टर चल रहा था। डायरेक्टिंग के अंदर हम मोटिवेशन पढ़ रहे थे और मोटिवेशन में हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होना है आज मॉनेटरी इंसेंटिव। प्रीवियस वीडियो में कल हम मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था। उन्होंने ह्यूमन पर्सन की डिफरेंट नीड्स बताई थी और हम उसमें मास्लो ने बताया था कि हम किसी भी पर्सन को उसकी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। किसी भी पर्सन को मोटिवेट जब किया जा सकता है जब हमें उसकी नीड के बारे में पता हो। तो अब यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स दिए गए थे। इंसेंटिव्स क्या होते हैं बेटा? इंसेंटिव्स मीन्स दैट इट रेफर्स टू दैट एक टेक्निक है। इंसेंटिव मीन्स एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को अपनी इच्छा से काम करने के लिए उससे हम क्या कर देते हैं, फोर्स करते हैं। एक पावर है इस तरह की जिसमें एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को बोलकर हम उस पर्सन को अपनी मर्जी का काम करवाने के लिए फोर्स करते हैं एक तरीके से यहाँ पर। तो मॉनेटरी इंसेंटिव से हो गया एक पावर। और किस तरह की पावर? मॉनेटरी मीन्स जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, इन टर्म्स ऑफ मनी। एक ऐसी पावर जो उनको मनी की टर्म्स में दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो मॉनेटरी इंसेंटिव जो दिया जाएगा वो कैश की फॉर्म में दिया जाएगा या फिर इन द फॉर्म ऑफ कैश, या ऐसा पॉसिबल है कि हम उसको कैश में कैलकुलेट कर पाएं। जैसे इन द फॉर्म ऑफ कैश हम उन्हें बेसिक पे दे रहे हैं और कैश में कैलकुलेट जिसको हम कर पाए कुछ ऐसी फैसिलिटी में हम उनको दे रहे हैं। कार फैसिलिटी हमने दी है, सर्वेंट फैसिलिटी हमने दी है। तो क्या कार फैसिलिटी को हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट। तो दीज फैसिलिटीज आर कॉल्ड द मॉनेटरी इंसेंटिव टाइप। तो यहाँ पर वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज पे एंड अलाउंसेस। फर्स्ट वन देखते हैं। तो पे का मतलब यहाँ पे बेटा बेसिक पे से है। आपकी कंपनी में जो बेसिक सैलरी है आपकी, उससे यहाँ पर बेसिक पे से मतलब है सैलरी जो आप ले रहे हैं, बेसिक सैलरी। ठीक। अलाउंसेस होते हैं अलग से एक्स्ट्रा आपके जो आपको भत्ते वगैरह मिलते हैं, मीन्स दैट आने जाने का आपका जो कन्वेंस फैसिलिटी आपको कंपनी की तरफ से अगर कुछ पेमेंट उसका होता है तो वो चीज अलाउंसेस। एक सबसे अच्छा बेसिक और वर्कर्स को मोटिवेट करने का सबसे बेसिक तरीका ये है कि हम उन्हें अच्छा बेसिक पे, अच्छी सैलरी और अच्छा अलाउंसेस प्रोवाइड करें। अगर उनको बेसिक पे और अलाउंसेस अच्छी नहीं मिल पाते हैं तो वो डिमोटिवेट होते रहते हैं और उनके मन में हमेशा ये बात आती है कि जो सामने कंपनी है उसमें तो पर्टिकुलर वही काम करने के वर्कर्स को कितने मिल रहे हैं, 10,000 मिल रहे हैं, और हम अपनी कंपनी में वर्कर्स को काम करने के कितने दे रहे हैं, 8,000 दे रहे हैं। तो क्या 2,000 का डिफरेंस कम होता है उनके लिए? 2,000 का डिफरेंस क्या कम है? नहीं है। तो हम तो अपने यहाँ पर 8,000 दे रहे हैं, सामने वाली कंपनी मिल रही है 10,000 उसी काम को करने के वर्कर को। तो क्या होगा, वो हमेशा डिमोटिवेट होता रहेगा और उसके मन में हमेशा ये बात आएगी सामने वाली कंपनी में जॉब निकले, मैं तो छोड़ के जाऊँ, मैं क्यों अच्छा काम करूँ। तो वो क्या होते रहते हैं, डिमोटिवेट होते रहते हैं। उन्हें मोटिवेशन देने के लिए जरूरी है कि हम उन्हें उनके रीजनल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग और जो मार्केट रेट चल रहा है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उसके अकॉर्डिंग बेसिक पे दें, साथ में उन्हें अलाउंसेस दें। और एक अच्छा और भी बेस्ट तरीका उनको रेगुलर मोटिवेट किए रखने का, हर साल वो अच्छा काम करते रहें, उनका जो इंकरेजमेंट है, उनका जो साहस है वो बना रहे, उसके लिए जरूरी है कि हम उसमें एनुअल इंक्रीमेंट भी अच्छा करें। मैंने क्या वर्ड बोला अभी? एनुअल इंक्रीमेंट। क्या होता है जब हम बेसिक पे ले रहे होते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो आपकी कंपनी में 6,000 रुपीज पे ज्वाइन हुआ है, 6,000 रुपीज पे उसने आपकी कंपनी ज्वाइन की। तो आप जब आपके यहाँ पे फर्स्ट फ्रेशर पर्सन अपॉइंट होते हैं तो आप उनको 6,000 ही पे करते हैं, वर्कर्स की बात कर रहे हैं। तो जब आपने 6,000 उन्हें पे किए, एक साल उसको कंप्लीट हो गया, उसने काम अच्छा किया, बेटर जैसे एवरेज वर्क करते हैं, अपना टारगेट पूरा करता रहा टाइम पे। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी में क्या होता है, एम्प्लॉयज को हर साल इंक्रीमेंट होता है। अब इंक्रीमेंट कितना भी लग सकता है, 2%, 3%, 4%, 5%। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे 10% इंक्रीमेंट लगा तो प्लस 10%, 6,000 का ही 10%, इट मीन्स दैट 6,000 प्लस 600 इज इक्वल टू नेक्स्ट ईयर जो उसकी सैलरी होगी वो कितनी होगी, 6,600। ये उसको नेक्स्ट ईयर पूरे साल पेमेंट होगा।
इतना। फिर अब 2 साल हो गए उसको, पहले साल उसने 6,000 पे काम किया, दूसरे साल इतने पे काम किए करेगा तो उसका मोटिवेशन हाई होगा। वो ये सोचेगा कि मैं इस साल भी बहुत अच्छा काम करूंगा तो मुझे इंक्रीमेंट फिर अच्छा मिलेगा, प्लस 10% उसको इंक्रीमेंट और मिला, नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी और हाई हो गई। इस तरीके से उनको जो है एनुअल इंक्रीमेंट वर्कर्स को दिया जाता है, जिससे कि उनका मोटिवेशन बना रहे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का, बेसिक पे अलाउंसेस। नेक्स्ट नंबर पे जो आता है बेटा हमारा, दैट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो वेज की बात की है यहाँ पे, वेज मीन्स वर्कर की वेजेस, जो वर्कर को पेमेंट मिलता है उसको हम वेज ही बोलते हैं, वेजेस। एम्प्लॉयज को जो सैलरी मिलती है उसको सैलरी बोलते हैं, वर्कर्स को जो मिलता है वेज। और प्रोडक्टिविटी, ये क्या चीज है यहाँ पर? प्रोडक्टिविटी एज इट्स नेम सेज कि किसी भी कंपनी में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितना हमारा एनुअल प्रोडक्शन हो रहा है, सपोज कीजिए कि इस साल करंट ईयर में, जो हमारा करंट ईयर चल रहा है, जब ये पूरा हो जाएगा, हम 2021 कंप्लीट होने की बात करते हैं इस पूरे सेशन की। इस पूरे सेशन में हमने जो अपना प्रोडक्शन किया है वो प्रीवियस ईयर से 8% ज्यादा किया है। समझ में आई बात? करंट ईयर के कंपेयर में हमने जो करंट ईयर में इस साल अपना प्रोडक्शन किया है, अपने गुड्स का जो भी हम यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, जो भी इस साल हमारा प्रोडक्शन जो रहा वो प्रीवियस ईयर के कंपेयर में 8% ज्यादा है। तो 8% हमारे प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसी से लिंक करके हम वर्कर्स की जो सैलरी में इंक्रीमेंट करेंगे वो कितना करेंगे? 8% ही वर्कर की सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से इस स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, वर्कर्स को अच्छे से मोटिवेट किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ जो प्रोडक्शन वर्क है उसमें सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व होते हैं आपके सुपरवाइजर और वर्कर्स ही इन्वॉल्व होते हैं, और वर्कर्स को इस स्टेटमेंट के थ्रू हम बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं कि आप जितना ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, मीन्स जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे, 10 यूनिट की जगह जैसे 10 यूनिट का टारगेट तो एम्प्लॉयज 11, 12, 15, 16 अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ओवर टाइम भी करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ऑफ उन्हें ऐसा फील होगा, उनके मन में ऐसी फीलिंग आएगी कि कंपनी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो इन दैट केस जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना हमारी सैलरी में भी इंक्रीमेंट किया जाएगा। इस तरीके से उनको मोटिवेट किया जा सकता है ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, उनको ओवर टाइम करने के लिए और टारगेट से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि वो ज्यादा हार्ड वर्क करें कंपनी में, अपनी एफिशिएंसी से काम करें, अच्छा काम करें। जितना प्रोडक्शन की परसेंटेज इंक्रीज होगी उतना ही उनकी वेजेस में भी इंक्रीमेंट किया जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इससे वर्कर्स मोटिवेटेड होते हैं। ये सेकंड पॉइंट है वर्कर्स को मोटिवेट करने का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, दैट इज बोनस। सही, बोनस तो हम लोग नॉर्मली जानते ही हैं, हम लोगों ने बहुत सुना है, मूवीज वगैरह में, सीरियल से बहुत दिखाते हैं, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं, हमेशा दिवाली पे बोनस नहीं मिला, दिवाली पे बोनस नहीं मिला। तो बोनस क्या है? प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट है जो वर्कर्स को उनके हार्ड वर्क के लिए, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए विद इन अ ईयर, यानी किसी साल में एक बार या फिर 2 साल में एक बार दिया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसको जो है हर महीने दें, वो पूरी परफॉर्मेंस के हिसाब से, पूरे साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से साल में एक बार दिया जा सकता है। उसको हम फिक्स कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर देंगे, दिवाली पर देंगे, न्यू ईयर पर देंगे, वो बोनस कब दिया जाना है। तो उसके लिए पर्टिकुलर हम अपनी कंपनी में अलग से डे फिक्स कर सकते हैं, दिवाली का, न्यू ईयर का, या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर, या फिर वर्कर्स डे, लेबर डे होता है, उस दिन हम बोनस आपको डिक्लेयर करेंगे। तो वो बोनस जो है अलग से उन्हें प्रॉफिट का एक पार्ट दिया जा सकता है। वो उनके लिए ऐसे रिवॉर्ड भी वर्क करता है कि हमने बहुत अच्छी, इस साल सबने मिलकर, वर्कर्स ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, तो हमें कंपनी की तरफ से क्या मिला है? रिवॉर्ड मिला है। और दूसरी बात, वो उनके लिए कैश के रूप में इंसेंटिव का, उनके लिए मोटिवेटर का काम भी करता है बोनस, राइट। अब बोनस से थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, एक स्टेप आगे, तो उसे बोल देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग, राइट। प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस में बहुत छोटा सा अंतर है।
बोनस भी क्या होता है, प्रॉफिट का एक पार्ट ही है जो उनको अलग से दिया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग बेटा आपने अकाउंट्स में एक पॉइंट पढ़ा होगा, सुपर प्रॉफिट। 12th में आपने पार्टनरशिप में जब कैलकुलेशन की थी, हाँ पार्टनरशिप पे ही है वो, जब हम लोग अपनी गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का भी एक पार्ट है। मीन्स जब आपको एक्सपेक्टेशन से एक्चुअल से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे हमने सोचा था हमें इस साल जो प्रॉफिट होगा 2 करोड़ का होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन हमारी 2 करोड़ की थी, हमें 2 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, 2 करोड़ 10 लाख का। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ 10 लाख एक्स्ट्रा हुआ, हम क्या कर सकते हैं, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को वर्कर्स में डिवाइड कर सकते हैं एज अ प्रॉफिट शेयरिंग। तो वर्कर्स को ये कहकर भी मोटिवेट किया जा सकता है कि अगर कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो वो आप लोगों में डिवाइड किया जाएगा, बट ये ईयरली कंपल्सरी नहीं है, डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पर। और दूसरी बात ये किस पर डिपेंड करता है कि कंपनी में कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, कंपनी की कंडीशन कैसी है, कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत साउंड होनी चाहिए। इन दैट केस जो कंपनी के ऑनर्स हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। बिकॉज देखिए बेटा क्या है कि जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 2 मेन व्हील से मिलकर चलती है। जैसे कोई भी गाड़ी में व्हील बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही व्हील सही होने चाहिए। जैसे हम लोग बात करें, हम लोग अगर हम वॉक कर रहे हैं तो वॉक करने के लिए दोनों ही हमारे राइट एंड लेफ्ट फुट बिल्कुल सही होने चाहिए। राइट और लेफ्ट फुट हमारे बिल्कुल सही वॉक कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं तो हम अच्छे से वॉक कर पाएंगे कंटिन्यू। लेकिन अगर वो दोनों सही काम नहीं कर रहे हैं हमारे फुट, तो हम अच्छे से वॉक नहीं कर पाएंगे। राइट है, बिल्कुल सही है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी यही फॉर्मूला फिट करना है हमें कि कंपनी में क्या है, ऑनर जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है वो पूरे एक व्हील के पार्ट हैं। ऑनर को क्या चाहिए होता है, अपना प्रॉफिट चाहिए होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक, उसके लिए वर्कर से काम कराते हैं वो। एम्प्लॉयज को क्या चाहिए होती है, अच्छी सैलरी चाहिए होती है, अच्छी सैलरी के लिए वो लोग अच्छा काम करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचकर चलेंगे तभी कंपनी आगे चलेगी। वर्कर सोचेंगे कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो तब, और ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वो एम्प्लॉयज को क्या देंगे, अच्छा पेमेंट करेंगे, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट अच्छा होगा, बोनस देंगे, या फिर उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग का भी पार्ट दिया जा सकता है अलग से। ईयरली कंपल्सरी नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग, राइट। तो ये बोनस से कुछ एक्स्ट्रा है प्रॉफिट शेयरिंग। बोनस पे धीरे धीरे क्या होता है बेटा कि कम जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो अपना राइट समझने लगते हैं कि बोनस हमारा हक है, जिसके लिए वो लोग स्ट्राइक पर भी चले जाते हैं। बट अगर हम वही चीज उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग कहकर दे रहे हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग पे वो अपना राइट नहीं समझते, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग राइट नहीं है उनका, वो हम अलग से उनको इंसेंटिव दे सकते हैं। एक और इसी का ब्रॉड रूप है, ब्रॉड कंसेप्ट डेवलपमेंट फॉर्म है प्रॉफिट शेयरिंग की। प्रॉफिट शेयरिंग का डेवलप फॉर्म आगे दिया गया है, दैट इज को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन भी इसको कहा जाता है। अब एज इट्स नेम सेज, जैसा कि नाम से ही हमें थोड़ा सा सा हमें पता चल रहा है, यहाँ पर पार्टनरशिप हम उनको क्या बना रहे हैं, वर्कर्स को हम जब ये मॉनेटरी इंसेंटिव को पार्टनरशिप उन्हें देने की कोशिश करेंगे, इसमें से हमने अपने मन में पहले ही प्लान बना लिया है कि हम उसको पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए कह रहे हैं। मीन्स कंपनी के साथ ऑनरशिप में ज्वाइंट होने के लिए बोला जाता है उनको कि वो लोग कंपनी में अपनी ऑनरशिप फिक्स कर सकते हैं। अब स्टॉक जो ऑप्शन है कुछ यहाँ से लेते हैं, मीनिंग इसका आधा में नहीं यहाँ से क्लियर हो रहा है। मीन्स ऑनरशिप देने की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और स्टॉक ऑप्शन, और स्टॉक किसको बोला जाता है, कंपनी में जो शेयर्स हैं, शेयर्स को स्टॉक बोला जाता है। शेयर डिवेंचर जो आपके अलग से बोनस शेयर होते हैं उन सबको हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक मार्केट होता है ना, शेयर मार्केट, तो शेयर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको शेयर्स का ऑप्शन दे रहे हैं कि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज अच्छा काम करेंगे, अपना इतना टारगेट अचीव कर लेंगे जितना हमने बताया। सपोज करो हमने मंथली टारगेट बताया उनको 10,000 यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी है मंथली। जो वर्कर 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे उनके लिए हम एक ऑफर क्रिएट करेंगे कि वो लोग हमारी कंपनी के शेयर
मार्केट प्राइस से कम पे परचेज कर सकते हैं। जैसे मार्केट प्राइस हमारे शेयर का चल रहा है 250, तो हमने उन्हें अपने शेयर 250 से थोड़ा कम 180 पर ऑफर कर दिए। वर्कर्स को, अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज को, सुपरवाइजर को 250 का मार्केट शेयर था, 250 के मार्केट शेयर हमने उन्हें ऑफर किए 180 पर आप लोग परचेज कर सकते हैं। आपकी पार्टिसिपेशन ऑनरशिप में आपका बढ़ जाएगा। जब हम वर्कर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन चाहते हैं, उनको ऑनरशिप देना चाहते हैं कि वो लोग ऑनरशिप में भी आ जाएंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, इन दैट केस हम को पार्टनरशिप ऑप्शन को चूज करते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव के रूप में। तो वर्कर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं। देखिए, सभी वर्कर्स इंटरेस्टेड नहीं होते, बिकॉज ऑफ आप उन्हें इंसेंटिव तो दे रहे हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव आपने क्या दिया, आप उन्हें दे रहे हैं, लेकिन वर्कर को तो अपने पैसे लगाने पड़े ना अपने शेयर में। आपकी कंपनी के शेयर में उसे खुद के पैसे लगाने पड़ रहे हैं। उसके पास 180 रुपीज होने भी चाहिए लगाने के लिए। यानी कि आपने कहा कि एक शेयर 180 का है, परचेज कर लो, तो उसके पास 180 रुपीज होने भी तो चाहिए। वर्कर के पास तो है ही नहीं, उसकी तो सैलरी वैसे ही बहुत कम है। तो बहुत कम कैटेगरी के वर्कर्स ऐसे हो पाते हैं जो इस पर्टिकुलर जो आपकी इंसेंटिव है इससे बहुत इजीली मोटिवेट हो पाते हैं। अब इससे बात करते हैं कुछ जो वर्कर्स माइंड रखते हैं, जो थोड़े से एजुकेटेड होंगे, जिन्हें शेयर मार्केट की नॉलेज होगी, वो क्या सोचेंगे, कहीं से भी मनी अरेंज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर परचेज करने की कोशिश करेंगे। 10-15-20 शेयर, जैसे सपोज करो 10 शेयर 180 के हिसाब से 1800 रुपये कहीं से अरेंज करें और शेयर परचेज कर ली, और मार्केट में जाके 250 के हिसाब से वो सारे शेयर क्या कर दिए, सेल कर दिए। कितने रुपए का फायदा ले लिया, यहाँ पे उन्होंने 700 रुपये कमा लिया अपने 700, उन्हें बेनिफिट हो गया, उन्होंने इस पर्टिकुलर इंसेंटिव का बेनिफिट ले लिया। तो उसके लिए उन वर्कर्स को उस चीज की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर उनको नॉलेज नहीं है तो इस चीज का बेनिफिट वो नहीं ले पाएंगे। जो थोड़े से एजुकेटेड वर्कर्स हैं वो इसका बेनिफिट ले पाएंगे। को पार्टनरशिप के थ्रू हमारे दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं, बोनस का भी और प्रॉफिट शेयरिंग का भी। वो कैसे, जब हम उन्हें शेयर देते हैं, अपनी कंपनी के ऑनरशिप में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, इट मीन्स दैट शेयर जो हो गया वो बोनस शेयर हो गए। अब हमने उन्हें शेयर दिए, ऑनरशिप मिल गई, जो शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, ओनर को क्या दिया जाता है, लास्ट में डिविडेंड मिलता है। प्रॉफिट जितना भी होता है वो सब शेयर होल्डर्स में तो डिवाइड किया जाता है एज अ डिविडेंड। तो डिविडेंड के रूप में उनको क्या मिल रहा है, सबको प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी तो पार्ट मिलेगा अलग से, वो क्या हो जाएगा उनके लिए, प्रॉफिट शेयरिंग। मीन्स जो हमने शेयर दिए वो तो बोनस शेयर बन गए, जो प्रॉफिट में पार्ट मिल रहा है वो प्रॉफिट शेयरिंग। तो को पार्टनरशिप जो है वो आपका बोनस और प्रॉफिट शेयरिंग दोनों का एक पार्ट है। ठीक, दोनों इसके अंदर आ सकते हैं अगर हम को पार्टनरशिप को वर्कर्स के सामने रख रहे हैं। इस ऑप्शन को वो कंपनी ओनर भी बन जाते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन भी मिल जाता है, साथ में प्रॉफिट शेयरिंग भी होती है उनको, बिकॉज ऑफ वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं। वो चाहे तो कम प्राइस पे कंपनी के शेयर परचेज करके उसको ज्यादा मार्केट में सेल आउट भी कर सकते हैं, अगर ओनर नहीं बने रहना चाहते तो, राइट। इसमें बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सुना होगा कि हमने अपने फैमिलीज में सुना हो, या फिर अपने रिलेटिव्स में, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम कॉलोनी में किसी पर्सन का जो गवर्नमेंट जॉब पे है उनका रिटायरमेंट हुआ है, रिटायरमेंट में उनको बहुत सारे पैसे मिले और उन्होंने गाड़ी परचेज की है अपनी बड़ी, या फिर अपना घर बनवाया है रिटायरमेंट के बाद। तो हम लोग सोचते हैं ना, पूरी लाइफ तो जब ये जॉब कर रहे थे तो इन्होंने घर बनाया नहीं, अब रिटायरमेंट के बाद क्यों घर बनवाया। बिकॉज जब वो जॉब कर रहे होते हैं उनकी पर मंथ सैलरी होती है, उस पर मंथ सैलरी में से कुछ पर्टिकुलर पार्ट सैलरी का, जैसे 1%, 2%, 10% काट के जो कंपनी की तरफ से एक अलग फंड में डालते रहते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया एम्प्लॉय की तरफ से, एम्प्लॉय की सैलरी में कट रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई एम्प्लॉय है और उसकी सैलरी 20,000 रुपीज है, 20,000 में से 10% हमने क्या करा, अलग काट के एक अकाउंट में डालते रहे।
फुल लाइफ उसकी सैलरी का उसे 10% कम मिला, यानी 20,000 अगर उसकी सैलरी हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, वैसे जरूरी नहीं है पूरे साल पूरी लाइफ उसकी सैलरी 20,000 ही रही हो, इससे कम भी होगी, इससे ज्यादा भी रही होगी। तो 20,000 में से इसे पूरी लाइफ कितने मिले? 18,000 रुपये मिले। बाकी 2,000 हम अलग अकाउंट में काट के डालते रहे, जिसे हम बोलते हैं पीएफ अकाउंट, यानी प्रोविडेंट फंड। क्या बोलते हैं? पीएफ, प्रोविडेंट फंड अकाउंट। हम इसमें 2,000 रुपीज अलग से काट के डालते रहे। अब इसी अकाउंट में सेम इतनी ही अमाउंट कंपनी का ओनर भी डालेगा। इट मीन्स है 2,000 रुपये कौन डाल रहा है इससे हर महीने? कंपनी का ओनर भी। अब इस एम्प्लॉय का एक अलग अकाउंट क्रिएट हो रहा है, एवरी मंथ उसमें 2,000 रुपीज एम्प्लॉय डाल रहा है, 4,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट। अब सोचिए अगर उसने 40 साल जॉब करी है तो 40 साल में हर महीने के हिसाब से ये इनकम कितनी बैठेगी? तो उसको उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को आफ्टर रिटायरमेंट ऐसी फैसिलिटीज, अगर किसी एम्प्लॉय को काम करते करते एम्प्लॉय से मिलती है पीएफ जैसी फैसिलिटीज, तो उस कंपनी में वो अच्छे क्या होते हैं? मोटिवेटेड होते हैं। तो हम रिटायरमेंट फैसिलिटी बताकर भी उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप हमारी कंपनी में अच्छा वर्क करिए, हम आपको रिटायरमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे। राइट? इसमें जो है रिटायरमेंट बेनिफिट में बेटा एक ग्रेच्युटी भी आता है। ग्रेच्युटी क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन जैसे 25 साल 30 साल उसने कंपनी में काम किया है और उसकी सर्विस ऑल ऑफ द ईयर उसकी सर्विस बहुत अच्छी रही, तो उसे अलग से कंपनी का जो ऑनर है उसकी ऐच्छिक दान के रूप में अपनी मर्जी से अलग से कुछ पेमेंट अगर वो उसे करना चाहते हैं तो उसे हम ग्रेच्युटी बोलते हैं। तो वो भी फैसिलिटी हम दे सकते हैं अपने वर्कर्स को। वो कंपनी पे डिपेंड करता है, उनकी मर्जी होती है। नेक्स्ट है इसमें रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इज द लास्ट मॉनिटरी इंसेंटिव। ये डायरेक्टली कैश की फॉर्म में नहीं होता है, बट इट कैन बी कन्वर्ट टू द कैश फॉर्म। जैसे हमने अपने एम्प्लॉयज को रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया, उन्हें किराए का घर, हमने बहुत सारे अपने जैसे रेलवे के कोच बने हुए होते हैं ना, हमने रेलवे वालों ने अपने छोटे छोटे क्वार्टर से बना लेते हैं, वो उसमें रेलवे वालों को जो जितने भी रेलवे के एम्प्लॉय होते हैं उनको रहने के लिए क्वार्टर दे दिया जाता है। छोटे छोटे से रूम बाथरूम वहाँ पे होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं आज की डेट में फ्लैट परचेज करती हैं और अपने सभी एम्प्लॉयज को फ्लैट रहने के लिए देती हैं। कार फैसिलिटी, विद ड्राइवर फैसिलिटी और एक सर्वेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब क्या है? फैसिलिटीज हैं जो एम्प्लॉयज को दी जा रही हैं। ये मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज किसको दी जाती हैं? मैनेजरियल लेवल पर दी जाती हैं। फ्री अकोमोडेशन हो गया, रेंट फ्री, इसमें हम उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में कार फैसिलिटी विद ड्राइवर या विदाउट ड्राइवर दे सकते हैं, सर्वेंट फैसिलिटी दे सकते हैं हाउस में। तो इस तरह की कुछ फैसिलिटीज उनको दी जाती हैं। ये फैसिलिटी ऐसी है जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इजीली वी कैन कन्वर्ट इनटू द कैश। तो कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर इंसेंटिव थे, मॉनेटरी इंसेंटिव, जिनको हम मनी की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और इससे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना बहुत इजी है। ये मैनेजरियल लेवल के लिए भी है मोस्ट ऑफ द, और वर्कर्स के लिए भी हैं। कल हम नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।